गुड मॉर्निंग बच्चों आप सभी लोग घर पे रहो, सुरक्षित रहो, सुरक्षित दूरी बना के रहो और घर में ही रह कर के अपने सारे काम करिए जब तक कि ये माहौल सही नहीं हो जाता। और हम लोगों को अपनी पढ़ाई भी जो है देखते रहना है, क्योंकि इसका भी नुकसान ना हो। सारे काम करने हैं आपको सुरक्षित रह कर के। आज का टॉपिक है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। हम लोग अपने काम से नहीं भटकेंगे। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? उल्टा। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे पड़ती है और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है रिफ्लेक्शन के बाद में, तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है या नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो देखिए, ऐसा कब होता है? जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए, ये पहला डायग्राम समझ लो आप लोग। ये कोई एक मीडियम है, दो मीडियम है। एक मीडियम है एयर का यानी रेयरर मीडियम, दूसरा मीडियम है ग्लास का, ये डेंसर मीडियम हो गया। ये बीच में ये सरफेस है, इसको डिवाइड करने वाला सरफेस मीडियम्स को। यहाँ से लाइट रे ये इंसिडेंट हुई, इस सरफेस के ऊपर पड़ी, तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होता है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में जा रही है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई ये मिरर लगा हुआ है ये, तो जब लाइट रे इस मिरर के सरफेस पे पड़ेगी तो क्या होगा, ये वापस चली जाएगी उसी रास्ते से जिस रास्ते से होकर के आई है। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, या रिवर्सिबिलिटी रूल इसको आप कह सकते हो। जब हम लोग इमेज फॉर्म कर रहे थे तो उस जगह पर एक जगह आया था रिवर्सिबिलिटी का, जब हम लोग रूल पढ़ रहे थे, चाहे वो रिफ्लेक्शन का वो हो फॉर्म, चाहे वो रिफ्लेक्शन का हो। तो दोनों ही केस में जो है हमने देखा था कि ये रिवर्सिबिलिटी रूल आया था उसमें। तो अब इसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब देखिए, पहले मीडियम में मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो अब हम लोगों को अगर निकालना होगा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो हमको स्नेल लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे μ21। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं μ21। ये इजी है थोड़ा सा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, एनसीईआरटी की बुक में शायद आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिले। तो आपको जो भी सुविधा हो आप अपने हिसाब से उसको लिख लीजिएगा। ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। यहाँ पे देखिए, ये एंगल मान लीजिए I1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। तो स्नेल लॉ का यूज़ करते हुए क्या हो जाएगा, साइन I1 अपॉन साइन R। अब हम क्या करेंगे कि इसको उलट देंगे। अब लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लेके जाएंगे। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से जाएगी रेयरर मीडियम में, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है यानी R2, जो कि हमने पहले I1 लिया था, तो R2 I1 के इक्वल हो जाएगा रिवर्सिबिलिटी के रूल के हिसाब से। और ये आपका रिफ्रैक्शन एंगल है I2। यहाँ पे क्या था, रिफ्रैक्शन एंगल R1, तो I2 को R1 के इक्वल लिखा जा सकता है इस केस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेंसर मीडियम, मान लीजिए ग्लास है और ये एयर है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये मीडियम हम निकालेंगे, इस मीडियम का, पहले वाले मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो ये क्या हो जाएगा, साइन I2
यहाँ पे इसको I2 मान लीजिए, ठीक है। I2 किसके इक्वल है, R2 के, अपॉन साइन R2, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से आपने देखा कि I1 और इक्वल टू R2 और I2 इक्वल टू R1, इसको आप डायग्राम से देख सकते हो। अब ये जो दो इक्वेशन आपकी निकली हैं μ12 और 2μ1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1μ2 इंटू 2μ1 इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन I2 अपॉन साइन R2, ठीक है। अब ये देखिए I2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, R1, यहाँ पे आपने लिख दिया साइन R1। साइन R2 की जगह पे आप लिख सकते हो I1, तो ये हो जाएगा साइन I1। तो ये साइन I1 और ये साइन I1 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन R1 और ये साइन R1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1। तो ये हो जाएगा 1μ2 इंटू 2μ1 इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1μ2 इक्वल टू 1 अपॉन 2μ1, ठीक है, या 2μ1 इक्वल टू 1 अपॉन 1μ2। μ2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्म है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। जब मीडियम चेंज होगा तो उसमें वैल्यू ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 related to medium 1 is equal to the reciprocal of the refractive index of medium 1 related to medium 2। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। बच्चों अगर मान लीजिए अभी आपने देखा था दो मीडियम थे ना, एक एयर का था और एक ग्लास का था। मान लीजिए एक मीडियम हम और बढ़ा दें, ग्लास, एयर और वाटर, 3 मीडियम कर लें। इफ़ देयर आर 3 मीडियम्स 1, 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा रिलेशन, अभी आपने जो देखा था उसके हिसाब से 1μ2 इंटू 2μ3 इंटू 3μ1 इक्वल टू 1, ठीक है। अब इससे आप निकाल लीजिए 2μ3, यानी सेकंड मीडियम का थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका निकलेगा 1μ2 इंटू 3μ1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1μ3 अपॉन 1μ2, यानी सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में थर्ड मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा 1μ3, यानी μ3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इसका यूज़ न्यूमेरिकल वगैरह में काफ़ी आएगा और वैसे भी पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए एक मीडियम है वाटर का निकालना है ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3 मीडियम हैं, एयर, ग्लास और वाटर, तो ये हो जाएगा μW का मतलब होता है वाटर, अपॉन AμG। इसको यूज़ कर लीजिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ऊपर का, इसके हिसाब से देख लीजिए। पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम ग्लास है और तीसरा मीडियम वाटर है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ओके बच्चों, तो ये तो बात रही रिवर्सिबिलिटी की। अब हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे इसमें, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी 10th क्लास और 12th क्लास में दोनों में कॉमन है। तो बच्चों देखो, डेंसर मीडियम से लाइट अगर रेयरर मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसी को हम लोग यूज़ करते हुए आगे डिफाइन करेंगे क्रिटिकल एंगल को। देखिए डेंसर मीडियम ले लीजिए इसको, ये रेयरर मीडियम ले लीजिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये मान लो आई है, ये
रेयरर में जा रही है, इसलिए ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। बच्चों इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज़ करो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू बढ़ा दो। जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पे आपने लिया 10 डिग्री, अब कर दीजिए 20 डिग्री। तो जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाओगे तो ये एंगल भी तो बढ़ेगा आर। देखिए आप फिगर से देख लो, ये बढ़ रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये एंगल बढ़ा तो ये एंगल भी बढ़ा। इसकी वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंट की थोड़ा और बढ़ा दो तो आपका ये एंगल भी बढ़ेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आप इस एंगल को थोड़ा और बढ़ाओगे तो ये जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये इस सरफेस के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये देख लीजिए इस फिगर में एंगल ऑफ इंसिडेंट आपने बढ़ाया। ठीक, तो ये जो लाइट रे पहले यहाँ पे आई थी अब इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, ये देख रहे हो, ये यहाँ पर। अब इस केस में ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो 90 डिग्री बना और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है यहाँ पर, ये इस लाइन के पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ऐसा जो है किस एंगल पर हुआ, यानी ऐसा कौन सा एंगल है जिस एंगल पर रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री ये हो गई इसके नॉर्मल के 90 डिग्री पर, तो वो एंगल है ये। यानी ये जो भी एंगल है जिस एंगल पर ये रिफ्रैक्टेड रे इस सरफेस के पैरेलल हो गई, और नॉर्मल और इस सरफेस के बीच का जो एंगल है रिफ्रैक्टिव एंगल वो 90 डिग्री है। तो बच्चों ये जो एंगल है ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब आप लाइट रे ये इंसिडेंट रे की वैल्यू, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू जब धीरे धीरे आप बढ़ाते चलोगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि किसी पर्टिकुलर एंगल पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगी और नॉर्मल के साथ में वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जिस एंगल पर ये ऐसी कंडीशन आई उस एंगल को बोलते हैं एंगल, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्रिटिकल एंगल को सी मान लीजिए। तो सी क्या चीज़ है? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये जो कहलाती है ये रे, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। ये क्या होगा? ग्रेजिंग इमरजेंस। ये होती क्या है? अ कंडीशन, ग्रेजिंग इमरजेंस, अ कंडीशन इन विच एन इमरजेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। ये जो रे है ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर है टू द नॉर्मल ऑफ द इमरजेंट सरफेस। ये इमरजेंट सरफेस है ऑफ ए मीडियम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें कि इमरजेंट रे परपेंडिकुलर हो जाती है नॉर्मल के, वो कंडीशन आपकी क्रिटिकल की हो जाती है। ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर आप, ये क्रिटिकल एंगल है, अब इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दो इधर की ओर, यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे बढ़ाया, ये आपका क्रिटिकल एंगल था। क्रिटिकल एंगल पर आपकी जो रे आई थी वो यहाँ पर आई थी। अब आपने थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया, यानी ये जो एंगल है, ये टोटल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा है। तो जब ये ज़्यादा होगा तो ये वाली रे क्या होगी? ये वापस इधर तो आएगी नहीं, तो ये क्या होगा? अंदर की तरफ चली जाएगी उसी पहले वाले मीडियम में। तो ये देख रहे हैं, ये वाली जो रे है ये इस मीडियम में वापस लौट आएगी। ये एंगल आपने बढ़ाया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा किया, तो जिस एंगल पर ये वापस लौट आई, ये पहला मीडियम है ना, ये दूसरा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो ये वाली जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, अब ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये जो है उसी मीडियम में वापस लौट आती है। ठीक, अच्छा ये जो रे होगी रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में। बच्चों ऐसा है कि अभी तक जो रिफ्लेक्टेड रे होती है
वो पूरी नहीं आती थी, जैसे 2-4% कम भी हो जाया करती थी क्योंकि मिरर उसको एब्जॉर्ब कर लेता था। लेकिन इस केस में क्या है कि पूरी की पूरी 100% लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसीलिए इसको नाम दिया गया है टोटल इंटरनल। ये इसी मीडियम से शुरू हुई, इसी मीडियम से मतलब चली और उसी मीडियम में वापस आ गई। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बात क्लियर होगी, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया कि जब क्रिटिकल एंगल के बाद में हम कोई लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे, यानी एक ऐसे एंगल पर जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तो ये जो लाइट रे पहले आई थी यहाँ सरफेस के ऊपर, वो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पूरी की पूरी यानी टोटली रिफ्लेक्ट होगी इंटरनली। इसीलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड रे कहा गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा गया है कि डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हुई और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये तो पॉइंट बच्चों आपने देखा, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्रिटिकल एंगल को C से डिनोट किया जाता है, टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री is known as critical angle. It is denoted by C. इसका फॉर्मूला होता है 1/sin C equal to 1/ refractive index of denser medium with respect to rarer medium. तो ये है C क्रिटिकल एंगल, ये है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप इस फॉर्मूले को कह सकते हो कि रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पे भी एक क्वेश्चन बच्चों आ सकता है, न्यूमेरिकल में आए या ऐसी डेफिनेशन में पूछ सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये रिलेशन क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में है। तो 1/sin C equal to 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। ठीक है, अगर मान लीजिए पहला मीडियम जो है, रेयरर मीडियम आपका एयर है और डेंसर मीडियम ग्लास है, तो इसको हम कैसे फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे? 1/sin C equal to 1/ म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है। अच्छा बच्चों, रेड कलर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो मैक्सिमम होगा और वायलेट कलर के लिए मिनिमम होता है। ठीक है, ये ग्लास और एयर का जो पेयर है उसके लिए क्रिटिकल एंगल होता है 41 डिग्री 49 मिनट। वाटर और एयर का जो पेयर होता है उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है 48 डिग्री 39 मिनट। तो कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल में आता है तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अब देख लीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। इफ़ इन डेंसर मीडियम वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, that is I is greater than C, then incident light rays are reflected back to the denser medium itself, यानी वो अपने ही मीडियम से चली और अपने ही मीडियम में वापस लौट आई। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये तो आपका रहा क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी आपका जो है पूछ लिया जाता है या कहीं पे न्यूमेरिकल में इसका यूज़ होता है, तो आप इसको रिवाइज़ कर डालिएगा। ठीक है, अब इसमें जो है 1-2 चीज़ अगर हम देखते हैं, वैसे तो 10th क्लास में ये सब कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ एप्लीकेशन हैं, मतलब एप्लीकेशन के जो मतलब होता है कि हम लोग जो अपने जो दैनिक जीवन में देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे बेस जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इस पर जो है आपके एप्लीकेशंस हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा अपनी बुक में और इसको पढ़िएगा कि इस फिनोमेना पर जो बेस्ड एग्जाम्पल है, मतलब इसका यूज़ करते हुए ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं। तो बाकी बातें जो है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।